कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपसे कहा था कि एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। जब भी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस की वजह से आती हो, प्राइस की वजह से, अगर वो फैक्टर प्राइस हो, प्राइस की वजह से डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, या उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। और एक ही कर्व पे हमने मूवमेंट दिखाई कि प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज हुआ, एक ही कर्व में मूवमेंट था, तो उस कर्व को हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। यार नाम से जाहिर है कि एक ही कर्व पे मूवमेंट हो रहा है। सही जी, ये तो था कल का क्रक्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कल वाला। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कंडीशन, चेंज इन कंडीशन इन डिमांड या चेंज इन डिमांड। ठीक है जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेंज इन कंडीशन इन डिमांड या इन सिंपल चेंज इन डिमांड। ठीक है जी, इसके दो तीन नाम हैं, चेंज इन कंडीशन इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, या राइज एंड फॉल इन डिमांड। ये नाम आप नोट कर दें कि चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, राइज एंड फॉल इन डिमांड। याद रखें, अगर डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से आ रही हो, तो उसको हम चेंज इन डिमांड कहते हैं, या शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं, या राइज एंड फॉल इन डिमांड कहते हैं। आई रिपीट कि अगर डिमांड में प्राइस की वजह से चेंज ना हो बल्कि अदर फैक्टर्स की वजह से हो, तो उसको हम शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं, या राइज एंड फॉल इन डिमांड कहते हैं, या चेंज इन डिमांड कहते हैं। वो अदर फैक्टर्स कौन से हैं वो पढ़ेंगे आज, वो कल आप लोगों ने पढ़े भी हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ेंगे जी। When the change in demand occur not due to change in price but due to some other factors is called change in demand, shift in demand, या rise and fall in demand. Clear? I repeat, टेक्निकल पॉइंट से ये सप्लाई में भी यही पॉइंट आएगा, बस सिर्फ उधर टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, डिमांड की जगह सप्लाई आ जाएगा बस। ठीक है, इकोनॉमिक्स की ये खूबसूरती है इस सब्जेक्ट की, इसमें चीजें अगर एक दफा आपको समझ आएंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं बनेगा। ठीक है, प्राइस की वजह से नहीं, अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आए तो उसको हम, ये तीन नाम, ठीक है, तो जिस नाम से भी आ गया तो आप लोग फिर लिख सकते हो। वो अदर फैक्टर कौन कौन से हैं यार? ये कुछ चीजें तो आपने कल पढ़ी भी है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स तो आप जानते हैं ना, आप इतना तो क्लियर है, कंप्लीमेंट गुड्स क्लियर जी, कंज्यूमर इनकम मैं बताता हूं एक एक। देखिए, मैंने कल आपसे कहा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के अल्टरनेट हों, जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हो, एक दूसरे की जगह रिप्लेस। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल एक और मिसाल दी थी टी और कॉफी की, कि दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, या 7 अप और स्प्राइट की, या कोक और पेप्सी की। क्लियर जी? अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड, फॉर एग्जांपल टी और कॉफी, कॉफी की प्राइस बढ़ गई, ठीक है जी, जबकि टी की प्राइस कांस्टेंट रही। प्राइस की, कॉफी की प्राइस बढ़ने से कॉफी के जो कंज्यूमर थे वो इधर टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हालांकि, और टी की डिमांड बढ़ जाएगी, हालांकि टी की अपनी प्राइस नहीं गिरी, लेकिन सब्स्टिट्यूट की प्राइस में इंक्रीज आने से उनके कंज्यूमर इधर शिफ्ट हुए और टी की डिमांड बढ़ गई, हालांकि टी की प्राइस कांस्टेंट रह गई। तो डिमांड तो बढ़ गई लेकिन प्राइस कांस्टेंट रही, प्राइस में तो डिक्रीज नहीं आया ना, और डिमांड भी बढ़ गई हमारे टी की। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस, अदर फैक्टर की वजह से टी की डिमांड बढ़ गई। तो क्या है ये चेंज इन डिमांड है, ये शिफ्ट इन डिमांड है, ये राइज एंड फॉल इन डिमांड है, ये एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड नहीं है। क्लियर? पहला पॉइंट मैं डायग्राम से समझा दूंगा आपको, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है जी?
ये बातें हमने कल थोड़ी बहुत की भी थी। अगर क्लियर नहीं है एग्जांपल तो मैं दोबारा समझा लूंगा। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अब आपकी बुक से कर लेते हैं इसको। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारी टी टी, ठीक है। हमारे सब्स्टिट्यूट्स जो गुड्स था वो था कॉफी। कॉफी की प्राइस बढ़ गई, ठीक है। हमारी अपनी टी की प्राइस नहीं बढ़ी, टी की प्राइस हमारी कांस्टेंट रही, ठीक है। ये हमारा टी टी का कर्व है, ठीक है, ठीक है। कॉफी की प्राइस बढ़ गई, हमारी टी की प्राइस कांस्टेंट रही। देखें जब 3 रुपये थी तो तब भी हम 50 मतलब केजी सेल करते थे, ठीक है, टी के। लेकिन अब भी प्राइस 3 रुपये है, लेकिन हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। अब हमारी क्वांटिटी 90 पे पहुंच गई, प्राइस में चेंज नहीं आया। देखिए प्राइस कांस्टेंट रही है। देखो इधर भी प्राइस 10 थी तो 50, इधर भी प्राइस 10 है तो 90। यार ये क्वांटिटी क्यों बढ़ गई, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्यों बढ़ गई। हम टी में डील करते, वी आर द टी डीलर्स। भाई क्या वजह है, हमने प्राइस कम भी नहीं की और फिर भी हमारी टी की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट की प्राइस में इंक्रीज आया, उधर से कंज्यूमर इधर शिफ्ट हुए। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो डिमांड में शिफ्ट आया ना, एक ही कर्व पे तो मूवमेंट नहीं है ना, दो कर्व पे अब मूवमेंट शो हो रही है। कल क्या था एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन में, एक ही कर्व पे मूवमेंट शो हो रहा था, एक ही कर्व पे, एक ही कर्व पे कल शो हो रहा था। आज क्या है, आज दो कर्व बन गए, डिमांड में शिफ्ट आया, डिमांड में चेंज आया। किस फैक्टर से, अदर फैक्टर से। अदर फैक्टर कौन था, सब्स्टिट्यूट गुड्स। होप सो कि अभी क्लियर हुआ होगा जी। सारे कंफर्म कर दे, इकरा, शमीन, अब्दुल मजीद, वकार, अहमद, खालिद भाई जितने भी है, सैफुल्लाह, सब भाई सब क्लियर कर दें। पॉइंट क्लियर है कि नहीं, ठीक है जी, क्लियर। तो अब अगर फॉर एग्जांपल उसने एग्जामिनर ने, अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व और एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन इन डिमांड कर्व में क्या फर्क है, तो अभी फर्क वाज़ेह हो गया। एग्जामिनर ने 4 मार्क्स के लिए सवाल पूछा था, ये तो कर लिया हमने पहला पॉइंट। अच्छा, ये भी पॉसिबल हो सकता है, मतलब ये तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई ना, ये भी तो मुमकिन है ना कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिर जाए, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, अगर सब फॉर एग्जांपल कॉफी की प्राइस गिर जाए और हमारी प्राइस कांस्टेंट रहे, तो फिर ये भी मुमकिन है कि हमारे कंज्यूमर उधर शिफ्ट हो जाएं। शिफ्ट हो सकते हैं ना जी, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिर गई, वो सेटिस्फेक्शन जो टी से हासिल करते वो कॉफी से हासिल कर लेंगे, क्लियर। तो जब अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिर जाएगी तो कस्टमर कंज्यूमर यहां से उधर शिफ्ट हो जाएंगे, हालांकि हमने प्राइस इंक्रीज नहीं की, फिर हमारा कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं की लेकिन हमारी डिमांड 20 तक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिर गई, ठीक है, क्लियर जी। अब क्लियर है इमरान, अब्दुल मजीद में आपको बताऊं। यार पहले सिनेरियो में तो इस तरह ना कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई थी तो कंज्यूमर इधर शिफ्ट हुए, सब्स्टिट्यूट की प्राइस, सब्स्टिट्यूट की प्राइस अब गिर गई है, कॉफी की प्राइस अब गिर गई है, तो अब हमारे जो कंज्यूमर है ना टी के, वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाएंगे टी के, हालांकि हमने प्राइस इंक्रीज भी नहीं की, हमने प्राइस इंक्रीज नहीं की, लेकिन कंज्यूमर कॉफी की तरफ शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिर गई। इसका अपोजिट सिचुएशन है ना भाई, तो ये इस तरह होता है भाई। अगर शिफ्ट हमारी डिमांड में इंक्रीज आएगा तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, अगर हमारी डिमांड में डिक्रीज आएगा और हमने प्राइस भी नहीं बढ़ाई और डिमांड में डिक्रीज भी आया तो फिर लेफ्ट की तरफ ये कर्व मूव करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में उसने पूछा था, तो काइंडली इसको भी जरा आप नोट कर दें।
जी दूसरा पॉइंट, पहले तो हम क्लियर है। दूसरा पॉइंट, कंप्लीमेंट गुड्स। यार मैंने कल आपसे क्या कहा था, कंप्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स विच आर यूज टुगेदर, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल में डील करते हो, आप बॉल के प्रोड्यूसर्स हो और बेट की डिमांड बढ़ जाए, हालांकि आपने बॉल की प्राइस नहीं गिराई लेकिन बॉल की डिमांड बढ़ जाएगी। जी जी बिल्कुल, रिलेटेड गुड, सही सही समझे। रिलेटेड गुड भी कहते हैं, कंप्लीमेंट्स गुड भी कहते हैं और कंप्लीमेंट्री गुड भी कहते हैं। आई रिपीट, रिलेटेड गुड, कंप्लीमेंट गुड एंड कंप्लीमेंट्री गुड आर द सेम थिंग्स, नोट इट, ठीक है। आई एम श्योर कि आप नोट करते रहे हैं, ठीक है जी। तो कंप्लीमेंट गुड्स वो गुड होते हैं विच आर यूज्ड टुगेदर, सॉक्स, शूज, बैट बॉल, ठीक है ना, पेन कॉपी, इस तरह की चीजें, गाड़ी पेट्रोल, इस तरह की चीजें, क्लियर, जो डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पर। तो कंप्लीमेंट गुड मीन, मैंने आपको मिसाल दी कि फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल में डील करते हो, ठीक है, और बैट की डिमांड बढ़ जाए, हालांकि आपने बॉल की प्राइस नहीं गिराई लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी बॉल की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंप्लीमेंट गुड्स की डिमांड बढ़ गई है। आपकी डिमांड कंप्लीमेंट गुड्स पे डिपेंड करती है, आपकी बॉल की डिमांड बैट की डिमांड पर डिपेंड करती है। उधर बैट की डिमांड बढ़ गई, आपने प्राइस डिक्रीज नहीं की लेकिन आपकी बॉल की डिमांड भी बढ़ गई। तो इसमें कोई, इन दो पॉइंट्स में कोई मसला? जी, ये वही चीजें जो कल हमने एजम्पशन में पढ़ी थी, मिलती जुलती चीजें हैं। जी जी पूछे शाबाश, इन दो में कोई इशू? चलो ठीक है। लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम, ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, ठीक है जी, तो तब उसकी, उसका क्या होगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो अगर प्राइस बढ़ भी रही हो ना किसी भी गुड्स की, तो तब भी वो डिमांड करेगा, ठीक है। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है और उधर प्राइस भी बढ़ती है, ठीक है, प्राइस डिक्रीज भी नहीं होती या प्राइस बढ़ती भी है, तो तब भी वो डिमांड करेगा क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। क्लियर जी। तो लेवल ऑफ द कंज्यूमर इनकम भी एक अदर फैक्टर है, ठीक है। या जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो लोग चीजों की डिमांड करते रहते हैं ना, क्लियर, डिमांड करते रहते हैं, हालांकि प्राइस गिरी भी नहीं होती या प्राइस बढ़ चुकी होती है, क्लियर, तब भी वो डिमांड करते हैं क्योंकि वो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई होती है। तो इन तीन पॉइंट्स में काइंडली कोई इशू हो तो शाबाश पूछें। अगर आपको ये चीजें क्लियर है ना इंशाल्लाह, इस किस्म के ये शिफ्ट एंड डिमांड, तो आपको सप्लाई में मसला नहीं आएगा, ठीक है। उधर सिर्फ डिमांड की जगह सप्लाई टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। अच्छा, ये फॉरेन टैक्सेशन करते हैं, इसको भी मैंने मैं करवाता हूँ यार। हायर नेशनल इनकम, ये इधर है नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, इधर पे इनकम लिख लिया आप लोग। देखिए, अगर इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही हो, ग्रोथ का मतलब क्या कि इकोनॉमी खुशहाली की तरफ जा रही हो, कंटिन्यूसली इकोनॉमी की आउटपुट बढ़ रही हो, रिसोर्सेज नए नए आ रहे हो और पैदावार ज्यादा हो रही हो, ठीक है जी, तो इसको कहते हैं नेशनल इनकम या ग्रोथ। पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में। सही है जी। तो अगर नेशनल इनकम बढ़ रही होती है तो इंसानों की मयारी जिंदगी हो ना वो भी अच्छी हो रही है, ठीक है। नेशनल इनकम बढ़ रही हो तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जो स्टैंडर्ड लिविंग होगा वो बढ़ेगा। इस कहने का मतलब है कि लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो उसके पास कंज्यूमर इनकम ज्यादा होगी, लेवल ऑफ इनकम ज्यादा होगी तो वो चीजों की डिमांड करेंगे। अगर प्राइस बढ़ भी रही हो ना तब भी लोग डिमांड करेंगे। तो नेशनल इनकम से भी आपकी डिमांड बढ़ती रहती है। ये तकरीबन मिलते जुलते, ये दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर एक ही पॉइंट में लिख सकते हो तो तब भी आप लोग की अपनी मर्जी, अगर अलग हेडिंग देते हो तो कोई मसला नहीं जी, कोई मसला। ये फॉरेन इंटरेस्टेड ये भी छोड़ दें, मैं ये भी करवाता हूँ, ये और टैक्सेशन भी करवाता हूँ। पहले वो पॉइंट्स करवाए जो हमने पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, क्लियर है जी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देखिए मैंने कल आपसे क्या कहा था कि, देखिए मैंने आपसे कहा भाई नेशनल इनकम का मतलब ये कि
इंक्रीज इन आउटपुट, अगर इकोनॉमी खुशहाली की तरफ जा रही हो ना तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे। जब लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे ना तो अगर प्राइस बढ़ भी रही हो ना तब भी लोग डिमांड करते रहते हैं गुड्स की। क्लियर जी? परचेजिंग पावर बढ़ जाती है ना, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो प्राइस अगर कम ना हो और प्राइस अगर ज्यादा भी हो जाए ना, अगर कम ना हो और ज्यादा भी होना तब भी लोग डिमांड करते रहते हैं क्योंकि उसकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाती है ना। तो ये नेशनल इनकम और कंज्यूमर इनकम तकरीबन दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, मैंने अलग-अलग लिख लिया एक हाईलाइट के लिए जी। अब क्लियर है इमरान? अच्छा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मैंने अगर आपसे कहा था कि अगर एक चीज फैशन में हो, एक चीज का ट्रेंड हो या किसी की टेस्ट ऐसी हो, वो जिस तरह ब्रांड कॉन्शियस बंदा नहीं होता जिसको ब्रांडों की वो नशा लग गया हो ना, ठीक है, तो तब भी अगर प्राइस में डिक्रीज ना भी आए या किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ भी जाए ना तो तब भी वो उसकी डिमांड ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि यार उसकी टेस्ट वही है, उसकी तरजीह यही है। ठीक है, वो प्राइस का केयर नहीं करता कि यार, वो प्राइस कॉन्शियस नहीं होता। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा प्राइस कॉन्शियस लोग होते हैं यार, थोड़े थोड़े पैसे पर भी वो छोड़ देते हैं सौदा को। लेकिन कुछ लोग वो केयरलेस लोग होते हैं ना, स्पेंडथ्रिफ्ट टाइप की होते हैं, वो शौकीन टाइप लोग होते हैं, और कहते हैं यार शौक का कोई मोल नहीं होता। ठीक है जी। तो टेस्ट एंड प्रेफर, किसी की कोई चीज टेस्ट हो या कोई चीज फैशन में हो ना तो तब भी लोग उस चीज की डिमांड करते हैं। हालांकि अगर उसकी प्राइस ना भी गिरे ना या उसकी प्राइस बढ़ भी जाए तब भी लोग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं क्योंकि वो उसका एक चीज का शौकीन है या एक चीज फैशन में है। ये पॉइंट भी कल हमने किया था जी। इस पॉइंट में कोई इशू, इन दो पॉइंट्स के अलावा कोई पॉइंट्स में इशू तो अच्छा, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज एंड शॉर्टेज, ये भी मैंने आपको कल करवाया था, मैं दोबारा रिपीट करवा लेता हूँ, कोई इशू नहीं। देखिए, मैंने कल आपसे क्या कहा था कि अगर आज हमें लगे कि फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट या तो अवेलेबल नहीं होगा या शायद फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए, हालांकि आज उसकी प्राइस में डिक्रीज नहीं आया, लेकिन हमें लग रहा है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद या तो ये गुड मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा या अगर मार्केट में अवेलेबल भी होगा तो हाई प्राइस पे अवेलेबल होगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना। तो आज अगर उसकी प्राइस गिरी भी ना तो आज हम उसकी डिमांड ज्यादा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ जाए। आज हम उसकी डिमांड धड़ाधड़ कर लेंगे, शुरू कर देते हैं। क्लियर जी? मैंने कल आपको मिसाल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर में की शुगर की प्राइस बढ़ेगी, हालांकि आज उसकी प्राइस नहीं गिरी, लेकिन आज हम उसकी डिमांड ज्यादा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि शायद फ्यूचर में शुगर की प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, या शुगर शायद अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो आज हम उसकी डिमांड कर लेंगे, हालांकि आज उसकी प्राइस नहीं गिरी जी। इसमें कोई इशू? शाबाश। ये सारे बात जो मैंने किया आपकी किताब में लिखी हुई है, 10-15 सेकंड ले ले और तसल्ली से देख ले, कोई इशू हो तो पूछ ले। शाबाश। कुछ चीजें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है ना। ठीक है जी अहमद। अच्छा, एक नई टर्मिनोलॉजी, गिफन गुड्स। इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम गिफन था ना, तो उसने अपने नाम से गिफन गुड्स के ये एक थ्योरी पेश की। इज ए गुड, गिफन गुड इज ए गुड whose quantity demanded increases when prices increases। अजीब सी बात है जी, बिल्कुल उलट। हमने क्या कहा लॉ ऑफ डिमांड में? सर अगर हम कुछ एक्सपेक्टेशन कर, यार हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना मजीद, ठीक है ना, शायद फ्यूचर में वो गिर जाए, लेकिन आज तो हमने डिमांड ज्यादा कर दी ना। शायद फ्यूचर में वो हमारे एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हो, फ्यूचर में उसकी प्राइस ना बढ़े, लेकिन आज तो हमने जहन में
दिखा लिया ना, हमने स्पेकुलेशन कर दी, हमने एक तखमीना लगा लिया कि शायद फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ जाए, तो आज तो उसकी प्राइस नहीं बढ़ी ना, लेकिन हम डिमांड ज्यादा कर देंगे। मैं ये समझाना चाहता हूँ जी। ठीक है जी, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज अगर हम ये एक्सपेक्टेशन करें कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी, उसके अगेंस्ट भी हो सकता है ना, लेकिन आज तो मैंने डिमांड ज्यादा कर दी और आज शुगर की प्राइस तो नहीं गिरी। तो अगर देखो, अगर डिमांड नहीं है तो बस फिर कुछ भी नहीं है यार। डिमांड नहीं है तो आप नहीं करोगे, अगर आज आपकी डिमांड नहीं है तो आप नहीं खरीदोगे फिर। ठीक है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर डिमांड नहीं तो बस ठीक है फिर। क्लियर जी? जी अच्छा, मैं बता रहा था गिव एंड गुड, कि गिव एंड गुड देखो कंप्लीटली अपोजिट है। हमने लव डिमांड में पढ़ा, प्राइस गिरेगी तो डिमांड में इंक्रीज आएगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है। गिव एंड गुड इज ए गुड हुज, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे 5-6 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं आपसे क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिव एंड गुड, या 2 नंबर के लिए वो आपसे 2 लकीरों में पूछ सकता है। ठीक है जी। गिव एंड गुड इज ए गुड हुज क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस। यार ये क्या बात होगी, प्राइस इंक्रीज हुई तो उसकी डिमांड में इंक्रीज आएगा। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ उसकी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की दिन की आमदन है 100 रुपए, ठीक है जी, और वो लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ है, वो जितना कमाता है उतना खाता है, बस सेविंग में उससे कुछ भी नहीं है। वो तकरीबन 60 रुपए का रोजाना वीट लेता है, आटा, ठीक है, और 40 रुपए के वो चावल लेता है, ठीक है, बस उसका गुजारा हो जाता है। लेकिन अचानक जो आटा था उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। अब उसको लग रहा है कि यार अगर मैं चावल भी खरीदूंगा और आटा भी खरीदूंगा तो मेरा गुजारा नहीं हो जाएगा, मेरा जो आटे से वो है ना वो गुजारा नहीं हो जाएगा। तो वो क्या कर लेता है, वो चावल के पैसे आटे की तरह शिफ्ट कर लेता है। वो कहते हैं यार चलो मैं चावल नहीं खाऊंगा, सिर्फ आटा खाऊंगा, सिर्फ रोटी खाऊंगा, आज से मैं चावल नहीं खाऊंगा। तो क्या हुआ, साउंड ब्रेकिंग, मेरे पास तो नेट पे से सबको इशू आ रहा है साउंड ब्रेकिंग का। आवाज क्लियर है बाकी को? सलमान मतलब इशू कोई नहीं है आपके यहाँ पे? ठीक है जी, ठीक है जी। यार मजीद आप अपने साइड पे भाई जरा देख लो, शायद नेट का कोई इशू हो, आजकल नेट भी थोड़ा स्लो है ना। जी ठीक है। तो मैं कह रहा था कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी इनकम है 100 रुपए और वो 60 रुपए लगा लेता है आटे पे और 40 रुपए वो चावल पे कंज्यूम करते हैं। अब आटे की प्राइस बढ़ जाती है। अब वो कहते हैं कि यार अगर मैं चावल भी कंज्यूम करूंगा और आटा तो मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या कर लेता है, वो चावल के पैसे भी आटे की तरफ शिफ्ट कर लेता है। वो कहते हैं यार आज से मैं चावल बंद कर दूंगा और मैं खैर आटे पे गुजारा कर लूंगा, रोटी पे गुजारा कर लूंगा। तो हुआ क्या कि आटे की प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन आटे की प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसने चावल को खत्म कर लिया, वो उसके लिए इंफीरियर गुड्स। क्लियर जी? और उसने वो बाकी जो 40 रुपए थे, जो 40 रुपए वो भी आटे पे खर्च कर दिया। कहते हैं यार वो चावल के पैसे भी मैं आटे पे खर्च कर लूंगा और गुजारा कर लूंगा। तो इसको कहते हैं गिव एंड गुड। हालांकि आटे की प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन उधर से उसने चावल को खत्म करके ना आटे की क्वांटिटी भी बढ़ा दी। क्लियर? तो इसको कहते हैं गिव एंड गुड। जी, गिव एंड गुड में कोई इशू? गिव एंड गुड्स वो गुड्स होते हैं कि प्राइस बढ़ जाएगी तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा लेते हो, लेकिन आप दूसरी तरफ से सेक्रीफाइस भी कर लेते हो। ठीक है ना, कि आपने अपने चावल को सेक्रीफाइस कर लिया। या उसने भी इस तरह की मिसालें दी हैं, ये आटे और चावल वगैरह की। जी, तो गिव एंड गुड्स क्लियर है? खालिद भाई आप जरा
सवाल थोड़ा दोबारा लिख के ना, मुझे समझ नहीं है साफ सी बात। आगे जाएं फिर। अच्छा, कल मैंने एक पॉइंट छोड़ा था टैक्सेशन का। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने ना, मैं आपको मिसाल देता हूं, आपने ना फॉर एग्जांपल पहले आप मास्क यूज करते थे, ठीक है, और साथ मतलब थोड़ा हैंड वॉश वगैरह। अब आपने कहा कि यार मास्क जो है ना वो कुछ ज्यादा जरूरी है फॉर एग्जांपल हैंड वॉश से, ठीक है ना, या साबुन से। मैं वैसे ही आम रूटीन में हाथ धो दूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन ये मास्क जो है ना ये बहुत जरूरी है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, क्लियर जी। तो आपने वो मास्क के पैसे भी इधर, और मास्क हो गए, उसकी प्राइस बढ़ गई, मास्क मास्क की प्राइस बढ़ गई, तो आपने वो सैनिटाइजर या आपने हैंड वॉश के पैसे भी मास्क की तरफ शिफ्ट कर लिए, क्योंकि आप मास्क को महंगे हो गए ना, ठीक है। तो मास्क की प्राइस भी बढ़ गई, लेकिन साथ साथ उसकी डिमांड भी बढ़ गई, तो इसको हम कहते हैं गिवन गुड्स। सही है भाई। लेकिन गिवन गुड नॉर्मली हम नेसेसिटीज के लिए यूज करते हैं। तो आपने एक आजकल की मिसाल दी थी, तो इसी वजह से गिवन गुड नॉर्मली नेसेसिटीज की डेफिनेशन में वो उसने गुड्स नेसेसिटीज, लेकिन आप सही समझे इमरान, ठीक है। लेकिन गिवन गुड नेसेसिटीज के लिए यूज होता है, फूड्स वगैरह के लिए, ठीक है। बाकी आपके कंसेप्ट क्लियर है जी। बाकी भी कंफर्म कर दे, शमीन, इकरा, अहमद, सहीउल्लाह, शाबाश, सदीक। उसने एक दफा पूछा भी था यार ये गिवन गुड्स 2-3 मार्क्स की। अच्छा, अब मैंने कल एक पॉइंट छोड़ा, टैक्सेशन। देखें इंशाल्लाह जब आप लोग के 6 वगैरह में जाओगे तो फिर आप तो डिटेल में पढ़ोगे ना, लेकिन हम दो तरह के टैक्सेशन पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। यार ये म्यूट कर दें आप, सवाल टाइप कर दें भाई, फिर डिस्टर्बेंस होती है ना, फिर ड्यू रिस्पेक्ट खफा ना हो यार, ठीक है। अगर आप कोई वॉइस मैसेज करें तो फिर ग्रुप में करते हैं इंशाल्लाह, आपको फिर ड्यू रिस्पेक्ट कोई भी यार खफा ना हो, डिस्टर्बेंस होती है फिर। तो दो तरह के टैक्सेशन हम पढ़ेंगे, एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होती हैं जो आप इनकम कमाते हो, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए कमाया महीने का, आप उसमें से 1 या 2% एफबीआर या हुकूमत पाकिस्तान को दे दोगे। जो बंदा इनकम कमाता है उस पे जाके डायरेक्ट टैक्स लगता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस कि यार हुकूमत तो आप पे लगाती है टैक्सेस, लेकिन आगे जाके वो जो एंड कंज्यूमर होगा ना, जिस तरह आप लोग और मैं, हम जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो उसकी प्राइस में शामिल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वो टी की एक साशे भी लेते हैं या साबुन वगैरह या टूथपेस्ट वगैरह भी लेते हैं, तो उस पे लिखा होगा सेल प्राइस प्लस सेल टैक्स या जीएसटी इज इक्वल टू रिटेल प्राइस, इस तरह का कुछ लिखा हुआ होगा। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो अल्टीमेट एंड यूजर होता है ना, एंड कंज्यूमर, उसको बॉर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो इधर हम इसको डिमांड के रेफरेंस से पढ़ते हैं। दो टैक्सेस क्लियर है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, ये इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन थोड़ा आप लोगों को यहाँ पॉइंट समझाना था। इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो प्रोड्यूसर के जेब में नहीं जाता, वो हुकूमत पाकिस्तान के जेब में जाता है या किसी भी हुकूमत के जेब में जाता है, एफबीआर के जेब में। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज की प्राइस है 100 रुपए, ठीक है ना, और इसमें आप फॉर एग्जांपल 70 रुपए से टैक्स जमा कर दें, तो ये बनती है तकरीबन 117, ठीक है। तो ये 100 रुपए तो प्रोड्यूसर की जेब में चला जाएगा और ये 17 रुपए प्रोड्यूसर आपसे ले लेगा और जाके हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवा देगा। यहां तक क्लियर है। अगर सेल टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो इससे होता क्या है, इससे होता ये कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस कर लेता है और कहते हैं यार प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, तो वो उसकी डिमांड डिक्रीज कर देगा, ठीक है। अगर सेल टैक्स बढ़ जाता है तो उसका प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं है, उसका हुकूमत को फायदा है। लेकिन प्रोड्यूसर को नुकसान ये होता है कि प्रोडक्ट की तो प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, और लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखें, हालांकि प्रोड्यूसर ने तो प्राइस नहीं बढ़ाई, प्राइस अगर बढ़ाई है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, अगर ये 100 प्रोड्यूसर ने
प्रोड्यूसर को 100 और हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया, टैक्स कर दिया 18%, फॉर एग्जाम्पल 18 रुपए। उसने कहा यार सेल टैक्स हम अभी तो 17 चल रहा है, भाई आप ना चीज को ना 118 पर भेजो, तो प्राइस बढ़ गई। ठीक है, जब प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर ने देखा कि यार प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देगा। ठीक है, जब प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर को तो नुकसान होगा। ठीक है, तो अब डिमांड में डिक्रीज आया, किस वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, प्रोडक्ट की अपनी प्राइस की वजह से नहीं, बल्कि सेल टैक्स की वजह से, इंक्रीज इन टैक्सेशन की वजह से डिमांड में डिक्रीज आया। तो ये भी अदर फैक्टर में आ जाता है। तो इसलिए कल हमने कहा था कि देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन, के टैक्सेस चेंज ना हो। अगर टैक्सेशन में इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज कर लेता है। ठीक है जी, हालांकि उसकी अपनी प्राइस कांस्टेंट रहती है। अब ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ये सारे कंफर्म कर दें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सही है जी। तो प्रोडक्ट में अगर डिक्रीज आ जाता है, क्यों क्यों डिक्रीज आया, क्योंकि सेल टैक्स बढ़ गया, 17 से 18 रुपए पे चला गया। भाई इस टैक्स का प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं है, 17 से 18 पे चला जाए ना, कोई फायदा नहीं है। जी जी, इलास्टिक इंशाल्लाह ये भी उधर भी पढ़ेंगे। ठीक है सदीक, इसको तरह भाई आप होल्ड कर लो ना, तो इंशाल्लाह ये उधर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो डिमांड में डिक्रीज आ जाता है, और डिक्रीज किस वजह से आया, प्राइस की वजह से नहीं यार, अदर फैक्टर। अदर फैक्टर कौन था, टैक्सेशन था जी। इसका वॉइस वर्सा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 117 से 116 पे चला जाए तो लोग प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा कर देंगे, हालांकि उसकी अपनी प्राइस कांस्टेंट रही, उसकी अपनी प्राइस 100 रही, लेकिन टैक्स में कमी आई। टैक्सेस में कमी आने से लोगों ने प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा कर दी, और डिमांड ज्यादा होने की वजह से, सॉरी प्राइस कम होने की वजह से उसकी डिमांड ज्यादा हो गई है। ठीक है, ये इस तरह का पॉइंट यार। इसका जो मैं आपको बेहतरीन मिसाल दूं, आजकल ये पीओएस का पॉइंट ऑफ सेल का जो मसला चल रहा था ना, हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जो ब्रांडेड कपड़े वगैरह बेचते हैं या जो भी ब्रांडेड चीजें, तो उससे कहा था कि आप लोगों ने टैक्स कलेक्ट करना है। हालांकि उससे प्रोड्यूसर को कोई नुकसान नहीं था भी, वो प्रोड्यूसर हम जैसे एंड यूजर से वो टैक्स कलेक्ट करता और एफडीआर को जमा करवा लेता। लेकिन उसमें मसला ये था कि उसकी प्राइस बढ़ जाती, और प्रोड्यूसर को ये खतरा था कि अगर प्राइस बढ़ गई तो हम कस्टमर को लूज कर लेंगे, फिर लोग हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे। आप लोगों ने भी ये न्यूज अखबारों में पॉइंट ऑफ सेल का नाम सुना होगा, तो ये वही चीज है भाई जी। यहां तक कोई मसला? अच्छा, फॉल इन इंटरेस्ट रेट। यार मैं आपको फॉल इंटरेस्ट रेट बताता हूँ। अगर अगर हमें आसान रेट पे या हमें कम रेट पे, आसान अकसात पे कर्जा मिलेगा, इंस्टॉलमेंट पे या कम इंटरेस्ट रेट पे हमें कर्जा मिलेगा, तो क्या होगा, हमारे पास पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हम चीजों की डिमांड करेंगे। जब हम चीजों की डिमांड करेंगे तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। हालांकि गुड्स की प्राइस कांस्टेंट रहती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट में कमी आने की वजह से हमें इजीली लोन अवेलेबल होंगे, हमें कम सूद पे लोन अवेलेबल होंगे, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हम चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे। हालांकि गुड्स की प्राइस कांस्टेंट रहती है, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर जी? तो इसी वजह से भी अगर डिमांड में इंक्रीज आता है तो इसको भी हम शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। क्लियर? तो ये दो पॉइंट्स इस तरह थे जी। ये इंटरेस्ट रेट और ये नए पॉइंट्स हैं, इसमें कोई इशू हो और गिवन गुड्स में तो आप पूछ लें। इसके वाइस वर्सा, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा, जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो हमें हाई रेट पे हाई सूद पे कर्जे मिलेंगे। जब हाई सूद पे कर्जे मिलेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर कम होगी। जब हमारी परचेजिंग पावर कम होगी तो हम चीजों की डिमांड नहीं करेंगे। जब हम चीजों की डिमांड नहीं करेंगे, हालांकि प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट रही, प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ेगी, तब भी हम क्या करेंगे, डिमांड डिक्रीज कर देंगे। देखो अब्दुल मजीद, इंटरेस्ट रेट का मतलब ये कि जब हमें इंटरेस्ट रेट गिरेगा ना, जिस तरह आज के स्टेट बैंक ने गिरा दिया, ठीक है, तो हमें आसानी से कर्जे मिलेंगे,
कम सूद पे हमें कर्जे मिलेंगे। जब कम सूद पे हमें कर्जे मिलेंगे तो हम लोन लेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम चीज़ों की डिमांड करेंगे, हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, चीज़ों की डिमांड बढ़ा देंगे। हालांकि प्राइस में तो डिक्रीज नहीं आया, लेकिन हमने डिमांड इंक्रीज करा दी। ठीक है अब्दुल मजीद, तो इसी वजह से जी बाकी भी कंफर्म कर दे, शाबाश। तो आई रिपीट कि चेंज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन कंट्रैक्शन में अब फर्क वाजे होगा। ठीक है कि अगर